टारगेट सल्यूट गाइस। आज हम क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 3 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, द दिल्ली सुल्तान्स। जैसा कि आपको याद होगा, हमने इस चैप्टर को 8 ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया था जिससे हम इसको आसानी से समझ सकें। आज हम इसका 6th ब्लॉक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ द एम्पायर। हमने पहले पढ़ा था कि एम्पायर बहुत ही वास्ट और इम्पोर्टेंट था। तो अब इतने वास्ट एम्पायर को मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली इनको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज का यूज करना पड़ेगा। सो दैट इज वाई हम इनके मैनेजमेंट को अलग अलग कैटेगरीज में पढ़ेंगे, रिलीजन एंड आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड प्रॉब्लम्स विद अ वास्ट एम्पायर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, रिलीजन एंड आर्किटेक्चर। जैसा कि हमें मालूम है कि द दिल्ली सुल्तान्स वर इस्लामिक लीडर्स। सो इस्लाम रिलीजन के बारे में चैप्टर में थोड़ा सा दिया हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं पहले। अ मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरबिक। एक मॉस्क को अरबिक में मस्जिद कहते हैं। तो कांग्रेगेशनल मॉस्क क्या होता है? ये वो मॉस्क होता है जहाँ पे सारे मुस्लिम्स जो हैं वो साथ में नमाज पढ़ते हैं। सो कम्युनिटी मॉस्क जैसा हो गया, वेयर एवरीवन प्रेज टुगेदर। यहीं पे हम टारगेट इंग्लिश के अंडर में आपको कांग्रेगेशन का मतलब बता देते हैं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। इट मीन्स अ गैदरिंग, स्पेशली एन असेंबली ऑफ पर्सन्स मेट फॉर वर्शिप। तो कोई भी गैदरिंग या असेंबली होती है लोगों की जो प्रेयर करने के लिए मिले होते हैं, तो उसको कांग्रेगेशन कहा जाता है। इमाम एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है एक कांग्रेगेशनल मॉस्क के जितने भी मेंबर्स हैं वो एक लीडर सिलेक्ट करते हैं जो रिचुअल्स और प्रेयर्स में लीड करते हैं, उनको कहा जाता है इमाम। इमाम्स जो सर्मन्स डिलीवर करते हैं, जो प्रेयर करते हैं, उसको खुतबा कहा जाता है। और प्रेयर करते वक्त मुस्लिम्स जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में मक्का की तरफ फेस करके प्रे करते हैं। इंडिया में ये डायरेक्शन है टुवर्ड्स द वेस्ट। इस चीज को कहा जाता है किबला। एंड नाउ वी मूव ऑन टू आर्किटेक्चर और वो कैसे रिलीजन से कनेक्टेड है। दिल्ली सुल्तान्स ने बहुत सारे मॉस्क्स बनवाए, लेकिन ऐसा क्यों? व्हाई वर दे सो इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग मॉस्क्स? उसके 3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन है कि दिल्ली सुल्तान्स ये क्लेम करते थे दैट दे वर प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। तो इस क्लेम को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, रीअफर्म करने के लिए वो मॉस्क बनवाते थे। सेकेंड रीजन था कि मॉस्क ऑल्सो हेल्प टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, जहाँ पे लोग मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, अपने बिलीव्स को रीआइटरेट करते हैं। सो उससे कम्युनिटी का सेंस इंप्रूव होता था। और थर्ड था कि ये कम्युनिटी का जो आइडिया है ये रीइंफोर्स इसलिए करना पड़ता था because Muslims came from various backgrounds. So that is why they had to promote the idea of community. तो अब जब हमें रिलीजन और आर्किटेक्चर के बीच का कनेक्शन समझ में आ गया है दिल्ली सुल्तान्स के केस में, सो नाउ वी मूव ऑन टू कि उन्होंने क्या क्या कंस्ट्रक्ट करवाया था। सबसे पहली बात, उन्होंने सिटीज कंस्ट्रक्ट करवाई थी। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नो एज दिल्ली। जिस एरिया को आज हम दिल्ली बोलते हैं, उसी के अंदर उस टाइम पे उन लोगों ने बहुत सारी छोटी छोटी सिटीज बनवाई थी। दे वर ऑल सेपरेट सिटीज। तो ये सिटीज हैं क्या, किसने बनवाई थी? द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय द दिल्ली सुल्तान्स वाज दिल्ली-ई-कुन्हा, जिसका मतलब होता है द ओल्ड सिटी। ये हमें कैसे मालूम पड़ा? क्रॉनिकल्स से। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्रॉनिकल्स क्या होते हैं। जब आप फैक्ट्स को ले डाउन करते हैं, फैक्ट्स लिखते हैं किसी भी इवेंट के कि किस टाइम पे हुआ, उसके अकॉर्डिंग में उसको हम कहते हैं क्रॉनिकल्स। तो दिल्ली-ई-कुन्हा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे पहली सिटी थी जो दिल्ली सुल्तान्स ने बनवाई थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट सिटी थी जहांपना। इसको बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। और किस पर्पस के लिए बनवाया था? उन्होंने इसको अपना नया कैपिटल कह के बनवाया। जहांपना वर्ड का मतलब होता है द सैंक्चुरी ऑफ द वर्ल्ड। और टारगेट इंग्लिश में हम आपको ये भी बता देते हैं कि सैंक्चुरी का मतलब क्या होता है। इट्स अ प्लेस वेयर समबडी कैन बी सेफ। जहाँ पे आप सेफ महसूस करें, सिक्योर महसूस करें, उसको कहा जाता है सैंक्चुरी। सो जहांपना मीन्स द सैंक्चुरी ऑफ द वर्ल्ड। और क्योंकि हमने डिस्कस किया कि वो मॉस्क भी बनवाते थे, सो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट मॉस्क जो दिल्ली सुल्तान्स ने बनवाए थे। The first one is कुव्वत अल इस्लाम। ये 12th सेंचुरी के आखिरी डिकेड में बना था। टारगेट इंग्लिश फिर से हम आपको बता देते हैं, डिकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स। तो किसी भी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को आप बोल सकते हैं अ डिकेड। कुव्वत अल इस्लाम जो है ये कांग्रेगेशनल मॉस्क था जहाँ पे सब मिलके प्रे करते थे। और ये दिल्ली-ई-कुन्हा जो सिटी है वहां पे बना था। इसका जो मीनार है वो 2 सुल्तान ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। और बाद में इस मॉस्क को बड़ा करवाया गया था, एनलार्ज करवाया गया था बाय इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। द सेकेंड इंपॉर्टेंट मॉस्क इज बेगमपुरी। ये मोहम्मद बिन तुगलक की रेन में बनाया गया था और ये जहांपना जो सिटी बनाई थी उसका मेन मॉस्क था। जो थर्ड इंपॉर्टेंट मॉस्क है वो है मोती की मस्जिद। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ सिकंदर लोदी। तो इसका मतलब जो लेटर सुल्तान हैं, लोदी डायनेस्टी, ये उस टाइम के अराउंड बना था। और इसको सुल्तान ने खुद नहीं बनवाया था, उनके मिनिस्टर ने बनवाया था। एंड द फोर्थ मॉस्क इज मॉस्क ऑफ जमाली कमाली। ये लेट 1520s में बनाया गया था। मतलब जब दिल्ली सुल्तान्स का रेन खत्म होने वाला था, आपको याद है 1526 के अराउंड उनका रेन खत्म हो गया था, तो ये लेट 1520s में ही बनवाया गया था। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग देयर एम्पायर इज ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। और एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करने के लिए
ऑब्वियसली आपको रिलायबल लोग चाहिए, लेकिन दिल्ली सुल्तान्स को 2 टाइप के रिलायबल लोग चाहिए थे, गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। अगर ये रिलायबल हैं तब सुल्तान्स को अपना एम्पायर मैनेज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन जॉब्स के लिए सुल्तान चूज किसको करते थे? आप पहले से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे या जो बड़े बड़े जमींदार या लैंड ओनर्स होते थे उनको जनरली हाई पोस्ट दी जाती थी, है ना। लेकिन दिल्ली सुल्तान्स के केस में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि जो अर्ली दिल्ली सुल्तान्स थे, स्पेशली इल्तुतमिश, ये एरिस्टोक्रेट्स और लैंड ओनर्स को गवर्नर्स नहीं बनाते थे। ये लोग अपने साथ स्पेशल स्लेव्स लेके आए थे जिनको इन्होंने मिलिट्री पर्पस के लिए खरीदा था। उस समय स्लेव्स का ट्रेड बहुत होता था, विच इज अ वेरी बैड थिंग, लेकिन होता था उस समय। तो ये स्पेशल स्लेव्स होते थे जिनको मिलिट्री पर्पस के लिए खरीदा जाता था, जिनको बंदगन बुलाया जाता था इन पर्शियन। और अर्ली दिल्ली सुल्तान्स इनको फेवर करते थे और ये पोस्ट इनको देते थे। अब यहीं पे मैं आपको टारगेट इंग्लिश के अंडर में एक और इम्पोर्टेंट वर्ड बता देती हूँ आपकी वोकैबुलरी के लिए। एरिस्टोक्रेट का मतलब क्या होता है? पीपल विथ हाई सोशल क्लास, या जिनको हम एलिट्स कहते हैं। तो अब अगर बंदगन्स को इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जाती थी, सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट। बंदगन्स को ट्रेन किया जाता था इतनी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट को हैंडल करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुल्तान इनको चूज ही क्यों करते थे? इट्स वियर्ड, राइट? इनको इसलिए चूज किया जाता था क्योंकि बंदगन्स जो थे वो स्लेव्स थे। इसका मतलब वो कंप्लीटली अपने मास्टर पे डिपेंडेंट थे, मतलब सुल्तान्स पे डिपेंडेंट थे। उनको खरीद लिया गया था। उस समय ये माना जाता था कि स्लेव की पूरी लॉयल्टी अपने मास्टर के लिए होनी चाहिए, और इसीलिए स्लेव्स वर दी ओनली पीपल जिनको सुल्तान्स कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते थे, बिकॉज स्लेव्स वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर मास्टर्स, द सुल्तान्स। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सर्प भी दिया हुआ है जिसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि इट्स बेटर टू हैव स्लेव्स जो वर्दी हो और एक्सपीरियंस्ड हो देन टू हैव अ सन। ये तो अर्ली सुल्तान्स की प्रैक्टिस हो गई। फिर लेटर सुल्तान्स ने क्या किया? दे कंटिन्यूड दिस प्रैक्टिस। जो खिलजीज और तुगलक्स थे उन्होंने ये बंदगन्स को हाई पोस्ट देने वाली प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया, लेकिन उन्होंने एक नई प्रैक्टिस भी इंट्रोड्यूस कर दी इसी के साथ साथ। अब ये हम्बल बर्थ से, मतलब जो उतनी वेल टू डू बैकग्राउंड से नहीं थे, जो थोड़े पुअर लोग थे, उनको सिलेक्ट करते थे, उनको ट्रेन करते थे, उनको रेज करते थे और फिर उनको हाई पॉलिटिकल पोजीशंस देते थे। मतलब उनके ऊपर खूब सारे एहसान कर देते थे और उसके बाद उनको एक पॉलिटिकल पोस्ट दे देते थे। ऐसे लोगों को कहा जाता था क्लाइंट्स। और इससे क्या फायदा होता था? बिकॉज उन पे इतना एहसान किया हुआ है कि वो एहसान के अंडर में इतने दबे हुए होते थे कि वो सुल्तान्स के साथ चीट नहीं करते थे, उनके अगेंस्ट रेबेलियन नहीं करते थे। तो क्लाइंट्स को भी जनरल्स और गवर्नर्स की तरह अपॉइंट कर दिया जाता था। और क्लाइंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इंसान जो पूरी तरह से किसी और पे डिपेंडेंट हो, उसको कहा जाता था क्लाइंट। तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी हमें समझ में आ गई, लेकिन इसका इफेक्ट क्या हुआ? पहला इफेक्ट था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ये जो बंदगन्स और क्लाइंट्स को हाई पोस्ट पे अपॉइंट करने की जो प्रैक्टिस थी, इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लग गई। और अब आप सोचेंगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो बहुत ही वेल थॉट आउट टाइप का प्लान था। प्रॉब्लम ये हो गई कि स्लेव्स और क्लाइंट्स जो हैं वो सिर्फ अपने मास्टर की तरफ लॉयल होते थे और किसी की तरफ नहीं। तो मास्टर के जो एयर्स होते थे, मतलब जो नेक्स्ट किंग्स होते थे, उनके जो बच्चे होते थे जो नेक्स्ट किंग बनते थे, स्लेव्स उनकी तरफ लॉयल नहीं होते थे, वो सिर्फ ओरिजिनल मास्टर की तरफ लॉयल होते थे। और हर नए सुल्तान के पास अपने खुद के सर्वेंट्स होते थे जिनको उन्होंने रेज किया होता था। तो एज अ रिजल्ट जब भी मोनार्क चेंज होते थे, मतलब जब भी रूलर्स चेंज होते थे, तो ओल्ड और नई नोबिलिटी के बीच में बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता था, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, क्योंकि पुराने मोनार्क ने किसी और को अपॉइंट किया हुआ था, अपने स्लेव्स को अपॉइंट किया था, नए मोनार्क्स अपने स्लेव्स अपॉइंट करते थे, एंड दैट इज व्हाई इट वाज वेरी प्रॉब्लमैटिक। इसी पॉलिसी का दूसरा इफेक्ट था द सुल्तान्स फेस्ड क्रिटिसिज्म। जब सुल्तान्स क्लाइंट्स और स्लेव्स को पेट्रनाइज करने लग गए तो बहुत सारे एलिट्स इससे ऑफेंड हो गए। जो हाई क्लास लोग थे सोसाइटी में, अभी तक उनको आदत थी ये पोस्ट हैंडल करने की। जो पर्शियन तवारीख्स के बारे में हमने पढ़ा था, विच इज द मेन सोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर द दिल्ली सुल्तान्स, उसके जो ऑथर्स थे उन्होंने भी सुल्तान्स को क्रिटिसाइज किया कि वो ये प्रैक्टिस क्यों फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे भी एक छोटा सा एक्सर्प्ट दिया हुआ है जिसमें जियाउद्दीन बरानी, जो एक मिड 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा है कि उन्होंने सारे हम्बल ओरिजिन के लोगों को हाई पोस्ट दे दी थी, और इसलिए जियाउद्दीन बरानी का ये मानना था कि सुल्तान ने अपना पॉलिटिकल जजमेंट खो दिया और उनको रूल करना नहीं आता। अगर आप एम्पायर चला रहे हो तो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद और क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है? मिलिट्री। ये मिलिट्री मैनेजमेंट कैसे करते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। अर्लियर सुल्तान्स जैसे खलजीज और तुगलक्स जो थे, मिलिट्री कमांडर है उसको कुछ लैंड दे देते थे और उसको वहां का गवर्नर बना देते थे, ठीक है। जो लैंड ये लोग देते थे उन मिलिट्री कमांडर्स को, उसको कहा जाता था इक्ता। और जो कमांडर्स इन लैंड्स को कंट्रोल करते थे और गवर्न करते थे, उनको कहा जाता था इक्तदार या मुक्ति। और मुक्तीस की 2 ड्यूटीज होती थी। फर्स्ट ऑब्वियसली टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स, क्योंकि वो मेनली क्या थे? मिलिट्री कमांडर्स थे, तो मिलिट्री को हैंडल करना और मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना तो उनकी मेन ड्यूटी है। और सेकंड था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर
इन देयर इक्ताज। जिस लैंड को वो गवर्न कर रहे हैं वहां पे सही मैनेजमेंट होना चाहिए, ये भी उनकी जिम्मेदारी। अब इक्तदार जितना सारा काम कर रहे हैं तो उनका पेमेंट कैसे होता था? इक्तदार जो भी मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे सुल्तान्स को, उसके बदले में जो भी टेरिटरी वो गवर्न कर रहे हैं वहां से जो भी रेवेन्यू आ रहा है, टैक्स आ रहा है, वो सब इक्तदार्स रख सकते थे। तो द इक्तदार्स कुड कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम देयर टेरिटरी एज सैलरी। उनकी टेरिटरी से जो भी रेवेन्यू आ रहा है दैट इज देयर सैलरी, और इसी रेवेन्यू से इक्तदार्स अपने सोल्जर्स को भी पे करते थे। तो उनकी ड्यूटीज हो गई, उनका पेमेंट हो गया। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सुल्तान इनको कंट्रोल कैसे करते थे। अगर इक्तदार्स behave in a way which is not appropriate, so how did sultans manage them? इसके लिए सुल्तान ने कुछ रूल बनाए थे। जैसे the first rule was the office of the इक्तदार्स or the मुफ्तीज was not inheritable। मतलब अगर एक इंसान मुफ्ती है तो जरूरी नहीं है कि उसका जो चाइल्ड है वो भी आगे चल के मुफ्ती बनेगा, कि ये पोस्ट उसी के लिए रखी है, ऐसा नहीं। सुल्तान किसी को भी मुफ्ती अपॉइंट कर सकते। दूसरा रूल था कि इक्तदार्स को जो भी लैंड दिया जाता था वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता था, फिर उनको दूसरे इक्ताज में शिफ्ट कर देते थे। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी एक इक्तदार परमानेंटली कोई एक ही लैंड हैंडल कर रहा है कि वो उससे अकस्टम्ड हो जाए और फिर फाइनली वहां का किंग बन जाए, ऐसा नहीं होता था। सो सुल्तान वर वेरी केयरफुल अबाउट दिस। और अब आप देख सकते हो कि इस हिसाब से इक्तदार्स को ज्यादा फायदा होता नहीं था, उनके फेवर में ज्यादा रूल्स बने नहीं थे। और ये जो हार्श कंडीशंस फॉर सर्विस हैं, ये स्पेशली किसने इम्पोज करी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद बिन तुगलक ने। सुल्तान जो हैं ये अकाउंट्स भी मेंटेन करते थे, ये चेक करने के लिए कि मुफ्तीज ने कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया। ये भी ध्यान रखा जाता था कि मुफ्तीज सिर्फ वही टैक्स कलेक्ट करें जो सुल्तान ने अप्रूव किया, अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस या पैसे ना कलेक्ट करें। और ऑफ कोर्स ये भी ध्यान रखा जाता था कि इक्तदार्स जो हैं वो उतने नंबर ऑफ सोल्जर्स मेंटेन कर रहे हैं जितना कहा गया। ऐसा तो नहीं कि लैंड मैनेज करने के चक्कर में वो सोल्जर्स और मिलिट्री को भूल गए, बिकॉज उनका मेन काम क्या था? मिलिट्री को मैनेज करना। राइट? समझ में आ गया? गुड। इसी के साथ हमने पार्ट 3 फिनिश कर लिया है और आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। गाइज, अगर आपको किसी का काम पसंद आ रहा है तो प्लीज अपना अप्रिसिएशन शो करिए। इससे जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग आपको भी अप्रिसिएशन शो करेंगे, एंड इट्स अ साइकिल। अगर हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करना बंद कर दें तो ये साइकिल यहीं खत्म हो जाएगी एंड नो वन विल बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स और अच्छे से पढ़ाई करिए। बाय बाय।